डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम अब सर पे है, नजदीक आ चुका है और आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ टेंशन जरूर बन रहा होगा। ऐसे तो हम शुरू से ही कहते आए हैं कि बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड एग्जाम के लिए उतना स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अपने आप में क्या है, इंजॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है। आप IIT JEE और नीट के लिए जो स्ट्रेस लेते हैं वो ठीक है, काम चल सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हर साल आपको याद होगा कि हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन गेस करते हैं और लगभग सभी का सभी क्वेश्चन उससे मैच कर जाता है। इस बार स्पेशली रिसर्च करके बच्चों के अनुरोध पर सारे पूरे बिहार के लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का गेस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है कि इतने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाए, जो भी क्वेश्चन मॉडल सेट पेपर के आसपास हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके आसपास का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के एक एक सेकंड को आप बार बार देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखें या फिर मैसेज करें कि कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आपको हम हेल्प करें। ऐसे जो लोग मेरे साथ पढ़ाई कर चुके हैं 2 साल, उनके लिए बस ये वीडियो केवल देख लेना ही अपने आप में पर्याप्त होगा। और नंबर इसमें 95% से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस वीडियो का एक एक सेकंड आप बने रहे, इसको बार बार देखें, फिल्म की तरह, इंटरटेनमेंट की तरह। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने लोग बोर्ड को लेकर के भी टेंशन में आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम अपने आप में इंजॉयमेंट होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, उसमें उत्सव की तरह मनाना है। और देखिए, बिहार बोर्ड का एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है उसका लेवल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बिहार बोर्ड अपने आप में क्या है, बिहार बोर्ड अपने आप में एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है, जिसमें सारी व्यवस्था की गई है। आपको बस उस व्यवस्था को समझना है। बिहार बोर्ड कभी भी आपके लिए टेंशन का काम नहीं कर रहा है। बिहार बोर्ड आपके लिए मॉडल सेट पेपर दे रहा है। आप केवल उसको बढ़िया से देख करके जाएंगे तो आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बना देंगे। अगर नंबर 95% से ऊपर लाना है तो मेरे वीडियो को ध्यान से एक सेकंड को आप वॉच कीजिएगा, उस पर लगातार बने रहिएगा। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करवाएंगे, केवल उसको देख करके जाना है, उससे बाहर इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मेरा गारंटी है कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे बाहर बिहार बोर्ड में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो है ले चलता हूं उस क्वेश्चन की तरफ जो मॉडल सेट पेपर इस बार सेट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज। तो डायरेक्शन किधर होता है डाइपोल मोमेंट का, तो हम लोग को समझना है कि डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग डिफाइन करते हैं उसके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। दो चार्ज के बीच में सेपरेशन d है, डिस्टेंस d है, तो डाइपोल मोमेंट होगा इसका चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसमें ऑप्शन डी है तो डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि केवल इसी क्वेश्चन पे हम लोग फोकस ना करें, डाइपोल पे सवाल आना तय है, ये मान चलिए। तो डाइपोल के बारे में आपको और भी डिटेल में आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों को इसमें और क्या क्या चीज़ जान लेना है। तो डाइपोल मोमेंट का देख लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस और डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं डाइपोल में आपको इसमें मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, एक्सियल पॉइंट पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे पोटेंशियल पूछा जाता है, फ्लक्स, ये सब भी इसके द्वारा पूछा जाता है। ये आपको डिटेल में डाइपोल को पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है यूनिट पे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास है, फॉर्मूला है F इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमको यूनिट करना होगा डिसाइड, तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला को ध्यान रखना है। आप हिंदी को भी इसको देख सकते हैं, हम यहाँ पर केवल इंग्लिश को यूज कर रहे हैं।
और हिंदी का ऊपर में ट्रांसलेशन दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो हम लोग को बताना होगा यहाँ पर एसआई सिस्टम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स की इकाई क्या है, मात्रक क्या है उसका, न्यूटन। चार्ज का क्या है, कूलम्ब, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब है इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट में फोकस नहीं करना है, आपको चार्ज के यूनिट को भी जान लेना है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि चार्ज का यूनिट क्या है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब। पोटेंशियल का यूनिट पूछा सकता है कि पोटेंशियल का यूनिट क्या है, तो उसके लिए पोटेंशियल का यूनिट जानते हैं हम लोग क्या है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, यानी कि वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा, बहुत सारे जो इससे रिलेटेड क्वांटिटी है उसका यूनिट को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इससे आपको पता करना होगा कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10⁻19/1.6, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका अगर करें तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻18/1.6। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लो आप। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो इसके आसपास का क्वेश्चन जो बन सकता है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का परमिटिविटी, यहाँ पर लिखा गया परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का परमिटिविटी, जो कि हम लोग सिंबल इसलिए यूज करते हैं के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होता है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से बड़ा, अगर एयर है तो एयर के लिए के का वैल्यू होता है 1 के आसपास, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, और वैक्यूम के लिए के का वैल्यू एग्जैक्टली 1, एयर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा 1.001 इस तरह का, और वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1, और बाकी किसी मटेरियल के लिए के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो इसमें हम ऑप्शन देख सकते हैं, के का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता है, 1 से छोटा हो नहीं सकता है, 1 से 0 हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन केवल क्या है 6। 1 से बड़ा कोई भी नंबर होता तो वो आंसर हम लोग का सही हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जिसको यहाँ पर परमिटिविटी बोला जा रहा है, उसका वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी मटेरियल के लिए, चाहे वो इंसुलेटर हो, मेटल हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर पूछा जाता, इसी में आपको एक्स्ट्रा भी कुछ समझ लेना है कि अगर पूछा जाता मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। अब मेटल में कभी नाम ले लिया जाएगा कि एल्यूमिनियम का, ब्रास का, स्टील का, तो किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट याद रखना है, यानी परमिटिविटी उसका याद रखना है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को डिफ्लेक्ट कर पाएगा जिस पे वो फोर्स लगा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सरे, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को डिफ्लेक्ट करेगा जिस पे वो फोर्स लगा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड
उसी पे फोर्स लगा सकता है जिसमें चार्ज हो। तो जैसे देख सकते हैं एक्सरे, एक्सरे किससे बना हुआ है? एक्सरे बना हुआ है गामा फोटोन से। एक्सरे बना हुआ है गामा फोटोन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स में भी कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज इसमें कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फोर्स नहीं लगा सकता। गामा फोटोन पे, लाइट पे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता है। गामा पार्टिकल्स यानी फोटोन्स, फोटोन में कोई चार्ज है नहीं तो उसे फोर्स नहीं लगा सकता है। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम प्लस प्लस यानी हीलियम का न्यूक्लियस, इसमें चार्ज है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हीलियम प्लस प्लस पे फोर्स किधर लगाएगा? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इसमें हम किसी अल्फा पार्टिकल को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अपने डायरेक्शन में लगा देगा और इसके कारण से ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। अगर इसको हम किसी और डायरेक्शन में मोशन कर दे दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और उसमें अगर गामा रे को हम मूव कराएंगे तो गामा रे अनडेविएटेड चला जाएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यहाँ पर है बीटा माइनस पार्टिकल, तो बीटा माइनस मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा? अपने अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है प्लस, तो प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कराएगा। तो अगर मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया गया और उसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे डेविएट होगा। गामा फोटोन या कोई भी फोटोन है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, कोई भी अगर रे है तो वो अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा। और कोई पॉजिटिव पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो यही क्वेश्चन है। इस पर हम लोग को एक इसके आसपास का कॉन्सेप्ट को और थोड़ा समझ लेना है कि केवल इसी क्वेश्चन पे फोकस ना करें। इस तरह का एक जस्ट एक आइडिया दिया गया है कि इसके आसपास के क्वेश्चन पे आपको तैयारी कर लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोटोन यानी कि गामा पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाएगा तो उसके साथ कोई चेंज नहीं होगा, उसका जो पाथ है वो अनडेविएटेड होगा, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये बोला गया सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो क्या दिया हुआ है। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड Q। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स एग्जर्ट करेगा। फोर्स कितना लगाएगा? तो फोर्स एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे क्योंकि इस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का आ जाए या फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए या यूनिट एंड डायमेंशन पे कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है कि आना ही है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपोजिट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ज के आगे साइन पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। और अगर चार्ज का साइन निगेटिव कर देंगे तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। जैसे समझ लो कि अगर मान लो कि कोई ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी रीजन में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में हम किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे प्लेस कर दिए, किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिए तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने डायरेक्शन में अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लो कि निगेटिव चार्ज इसमें हम यहाँ पे रख दिए तो फोर्स इस पे लगेगा अलोंग डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको केवल क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली फिक्स्ड नहीं हो जाना है, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन मॉडल सेट पेपर में क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू और उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके आसपास कितने क्वेश्चन राइज हो सकते हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है। तो एग्जाम में हम लोग आसानी से और भी दूसरी तरह से क्वेश्चन अगर आए तो उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ पे। गॉस लॉ पे देखिए क्या है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी क्यूब के सेंटर में रख दिया गया, किसी क्यूब के सेंटर में रख दिया गया किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को, प्लस क्यू को, जिसका साइड एल है, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन प्लेन ऑफ द क्यूब इज। क्यूब में टोटल कितना प्लेन है? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी क्यूब यानी कि घन, जिसको घन बोल रहे हैं, तो क्यूब के केंद्र पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी आवेश को रखा गया, पॉजिटिव चार्ज को रखा गया प्लस क्यू को, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे लगेगा गॉस लॉ। तो आपको गॉस लॉ को थोड़ा सा पढ़ लेना है, केवल इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं जाना है। हम लोग का एम है कि ये गॉस लॉ का क्वेश्चन है, गॉस लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको केवल आप ध्यान में रखें। गॉस लॉ क्या बताता है कि अगर कोई, गॉस लॉ ये बताता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर कोई मान लेते हैं क्लोज्ड सरफेस है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो उसका फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी क्लोज्ड बंद सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला है कि उस बंद सरफेस के अंदर में टोटल कितना चार्ज आ रहा है। क्यू इनक्लोज्ड क्या बता रहा है कि टोटल कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर में आया, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है परमिटिविटी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक क्यूब है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर एक क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर पे, सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। देखो टोटल 6 सरफेस है, 6 सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, इक्वल अमाउंट में निकलेगा। पूरे क्यूब के 6 सरफेस से, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये गॉस लॉ बताता है। फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये क्या है, टोटल 6 सरफेस से, एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो एक सरफेस से कितना में निकलेगा, सभी 6 सरफेस से इक्वल अमाउंट में फ्लक्स निकलेगा। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा। चार्ज जो है वो सेंटर पे है, तो सभी सरफेस के लिए क्या है, उसका पोजीशन सिमेट्रिक है, एक जैसा है, तो हर सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, बराबर मात्रा में होगा। तो 6 सरफेस से टोटल फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना होगा, 1/6। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और कर लेना है कि चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे नहीं रख करके अगर हम फेस के सेंटर पे रखें, कॉर्नर पे रखें, एज के सेंटर पे रखें, या किसी कॉर्नर पे रखें, तो कितना फ्लक्स तो पूरे क्यूब से पास करेगा। ये हम डिटेल में बता चुके हैं, गॉस थ्योरम में क्वेश्चन सब कराया हुआ है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर पे। द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडक्टर इज 1.0 माइक्रोफैराड, इट्स रेडियस विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे फॉर्मूला क्वेश्चन है। तो कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो उस स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। ये है एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस, आपको याद कर लेना है कि एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्वल्स टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, केवल एक क्वेश्चन पे नहीं जाना है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो दिया हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज, ये दिया हुआ कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इतना, और वो दिया हुआ 1.0 माइक्रो, 1.0 इंटू माइक्रो मतलब क्या हो गया 10⁻⁻⁶, ये फैराड है। तो रेडियस बताना है, रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना होता है 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू तो पहले से याद रखना है, यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ये है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट इक्वल्स टू इतना, और कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो हम लोग को इस फॉर्मूला से निकालना है रेडियस। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू इतना और रेडियस इक्वल्स टू इतना, +9 है, ये कितना हो गया +9 था, 9 इंटू 10⁻+9, तो ये हो गया 9 इंटू तो 9 इंटू 10⁻+3 यानी कि 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ये इस फॉर्मूला पर है। इस तरह से सबको ध्यान रखना होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इसका एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है, तो इसका कैपेसिटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, दोनों प्लेट बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर हम बीच में कोई मीडियम भर दिए दोनों प्लेट बीच में, तो यहाँ पर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर एक सिंगल कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा और याद कर लो कि अगर दो स्फीयर है कॉन्सेंट्रिक ऑफ रेडियस R1 एंड R2, तो कैपेसिटेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग जानते हैं कि ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। केवल डिपेंड किस पे करता है, तो प्लेट के शेप, साइज और मीडियम उसके बीच में क्या है उस पे। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसके प्लेट के शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर इसमें सी होगा कि किस चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई भी। Q बाई भी कि अगर दो कंडक्टर के पे चार्ज प्लस माइनस Q है, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में भी है, तो कैपेसिटेंस दोनों के बीच में कितना होगा, C बराबर फॉर्मूला है Q बाई भी। तो इसमें Q और भी तो आ रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज भी डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और अगर हम इसमें इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये Q बराबर होता है C भी। तो यहाँ पर C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
जो ना तो क्यू पे और ना वी पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप, साइज, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, अरेंजमेंट और मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इस पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस चार्ज पे और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज को हम डबल करेंगे तो वोल्टेज भी डबल होगा, लेकिन कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कैपेसिटर का सवाल आ चुका है। एनर्जी का फॉर्मूला भी आप याद करें, हो सकता है एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके आसपास के कॉन्सेप्ट को आपको तैयार कर लेना है। आपको ये भी याद रखना है कि दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कितना वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है। तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई सी। एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला है, तो हाफ C इंटू वी स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये सारी चीजों को आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंडेंसर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल। तो देखो क्या बोला गया कि 3 कैपेसिटर को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट किया गया। 3 कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से, और तीनों का कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब पैरेलल में कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, 3C। और जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करने पे कैपेसिटर को, अगर हम आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, 3 कैपेसिटर है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई 3। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, पैरेलल में था 3C और सीरीज में कितना हो गया, C बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9C, यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि 9:1। तो इसमें ऑप्शन देखो ये दिया हुआ है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपको कम से कम सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला याद कर लेना है। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसी तरह से अगर सभी कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में है, तो सबका कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। प्लस एक और फॉर्मूला याद रखना स्पेशली 2 के लिए, कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो C1 और C2, तो C इक्विवेलेंट यानी दोनों का C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। कम से कम इतने फॉर्मूला को तो जरूर हम एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। इस पे जो सवाल कराया गया है क्लास में, उसको एक बार फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट पर मीटर इज यूनिट ऑफ। ये हम पहले ही बता चुके थे कि यूनिट का सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट ये सब का। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर यूनिट हम लोग जान सकते हैं कि पोटेंशियल का होता है वोल्ट और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये बहुत ही कॉमन है, इसको तो याद ही रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है वोल्ट पर मीटर। और दूसरा फोर्स के टर्म में भी याद रख सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब, या उसको हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सवाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, हिंदी में भी लिखा हुआ देख लो। किसी को अगर हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश में देख लेंगे, इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में देख लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोग को इस फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। R क्या है, रेजिस्टेंस,
एल क्या है उसका लेंथ। अगर मान लो कि ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर का लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टिविटी या उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस दो इंड के बीच में R इक्वल्स टू होगा रो एल बाई ए। रो है मटेरियल का रेजिस्टिविटी या कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, इसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो R इंटू एरिया उस तरफ जाएगा और बाई लेंथ, लेंथ नीचे चला जाएगा, तो R इंटू ए बाई एल। तो R का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है ओम, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या हो गया मीटर, यानी कि ओम मीटर। ओम ऐसे लिखेंगे ओम मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया ओम मीटर। ओम मीटर, इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो अभी हम बताए कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो का फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई लेंथ। रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया बाई लेंथ का हो गया मीटर, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, सिंपल सा, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन किस तरह से बिहेव करेगा। अगर कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो 0 डिग्री 0 केल्विन पे इस क्रिस्टल सिलिकॉन का, सब जगह सिलिकॉन है मान लो, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल 0 केल्विन पे किस तरह से एक्ट करेगा। तो देखो 0 केल्विन पे क्या होता है, सभी का जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का या किसी पार्टिकल का मोशन फ्रीज हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसमें अगर है भी तो वो तो फ्रीज हो चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बनेगा भी नहीं। तो फ्रीज हो चुका है तो वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा, कभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब है 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी का भी मोशन होगा नहीं, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब क्वेश्चन है कि आने के चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस रेजिस्टेंस। तो अभी हम बताए थे, देखो एक फॉर्मूला पे कितना सवाल आ रहा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो एल बाई ए। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है रो एल बाई ए, रो थोड़ा सा ई की तरह लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें कि वो रो है, रेजिस्टिविटी है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर के साथ साथ किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे वैरी करता है। मटेरियल को कंडक्टिविटी के आधार पे हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो सभी के बारे में हम लोग को जान लेना होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी करता है। तो कंडक्टर के साथ क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि किसी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोलिजन फैक्टर काफ़ी डोमिनेंट है, क्योंकि कोलिजन बहुत हाई लेवल पे होता है कंडक्टर में। कंडक्टर में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज मुश्किल हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है कर्व की तरह। छोटे टेम्परेचर रेंज में वो कर्व क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोले कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है बहुत छोटे से रेंज में।
लेकिन बड़े रेंज में ये क्या है, कर्व है। तो कंडक्टर का ग्राफ ऐसा आता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अब हमको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जानना होगा कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बात उल्टी है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे चार्ज का फ्लो ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, कोलिजन उतना वहाँ पर होता नहीं है, तो चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है कि बात उल्टी है। इसमें बहुत सारा ग्राफ हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टर में बढ़ता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक और फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है और उससे करंट फ्लो हो रहा है तो उससे पावर लॉस कितना हो रहा है या पावर कितना उसको मिल रहा है। तो पावर किसी भी सर्किट का फॉर्मूला है उसके लिए I स्क्वायर इंटू आर, या दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए V, तो कितना पावर उसको मिल रहा है, पावर इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू आर या दूसरा है V स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर। तो पावर का जितना भी फॉर्मूला है उसको ध्यान रखेंगे। किसी रेजिस्टेंस से पावर का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर आर, या फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर, या दूसरा फॉर्मूला एक और है V इंटू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एनर्जी के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर इसको हमको बदलना है कि ये कितने जूल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना होगा। तो 1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और पहले से वोल्ट यहाँ पर है। कूलम्ब और वोल्ट मिलकर क्या बन जाता है, जूल। ये हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल एनर्जी के बराबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एनर्जी के बराबर है, तो बस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हम चार्ज का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। ये इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। देखो बिहार बोर्ड क्या करता है कि जो एकदम शुरुआत का बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं करंट में किरचॉफ्स लॉ। करंट जब पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस के बाद। और ये बहुत शुरुआत वाला चीज है जिसमें 2 लॉ दिया गया है। एक दिया गया है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखकर यहीं पे पढ़े नहीं रहना है कि अरे ये क्वेश्चन बन गया तो हो गया। आपको जाकर के पूरा किरचॉफ्स लॉ एक बार उसका बेसिक ओवरव्यू स्टडी कर लेना है, कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रशअप कर लेना है। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ पे ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, तो आपको पूरा 100% नंबर कब आएगा, जब आप जाकर के किरचॉफ्स लॉ के आसपास जो कॉन्सेप्ट है उस पर मेहनत करेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल छोटा सा उसको बना लेंगे। तो बोर्ड में क्वेश्चन में नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बोर्ड का आप 100% क्वेश्चन को गेस कर सकते हैं, और हम बताएंगे कि क्वेश्चन कौन सा इस बार आएगा या नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो हम लोग हर बार गेस करते ही आए हैं, वो लड़ जाता है। इस बार भी देखिएगा आपका 90% क्वेश्चन हम बाहर रहेगा ही नहीं वीडियो से। जैसे अब देखिए इसमें क्या बोला गया, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर अगर करंट मिल रहा है, जैसे मान लो कि ये इधर से करंट आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, कुछ करंट इधर निकल गया, कुछ करंट इसमें निकल गया। तो इस पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहा है और निकल रहा है सबका अलजेब्राइक सम मतलब कि जो आ रहा है उसको प्लस मानो, जाने वाले को माइनस मानो। तो अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ यही बताता है किसी एक पॉइंट पे
चार्ज जमा नहीं हो सकता है, करंट एक्यूमुलेट या जमा नहीं हो सकता है, जितना आएगा उतना निकलेगा। ये तो नियम ही है, इसको तुम याद रखो कि जो आया है वो निकलेगा, किसके पास क्या बचा है। ये तो बोला जाता है ना, हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं, तुम्हारा क्या था जो तुम्हारे पास कुछ बच गया, कुछ नहीं बचना है। वही किरचॉफ्स लॉ भी बताता है कि किसी पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना निकलेगा, यानी कि नेट अलजेब्राइक सम, इसको हम लोग अलजेब्राइक सम बोलेंगे। मतलब एक तरफ से आया दूसरी तरफ से उतना निकल गया। तो ये देखो किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको आपको जाकर के बढ़िया से इसका स्टेटमेंट को पढ़ लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। और उसके बाद दूसरा लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखो तुम केवल किरचॉफ्स करंट लॉ छोड़ के पढ़ के छोड़ दोगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हमको आइडिया लग चुका है कि किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन आना है, तो थोड़ा सा वोल्टेज लॉ पे भी पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था कि algebraic sum of all current meeting at a point in an electrical circuit is 0। तो आंसर इसमें क्या हुआ, 0। कि किसी पॉइंट पर जितना करंट मिला सब का अलजेब्राइक सम, मान लो कि इधर से 4 आया, इधर से 3 आया, 7 आया है तो 7 निकलेगा। मान लो इससे 2 निकले तो इससे कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। देखो 7 आया था, 7 निकला, सबका नेट सम क्या हुआ, 0 हुआ। 7 करंट इंटर किया, 7 निकला, तो नेट सबका सम करेंगे 0। वही दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस पे भी सवाल आ जाए, इसके ऊपर मान लो पूछ दिया जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या था कि किसी भी सर्किट में सभी पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी क्लोज लूप में हम चलें तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिला, फिर पोटेंशियल ड्रॉप मिला, फिर मिला, सभी पोटेंशियल ड्रॉप का सम करेंगे तो क्या होगा, 0। तो केवीएल पे भी सवाल आ सकता है, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ए क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी, उसका भी आंसर क्या होगा, 0। तो तुम्हारे देखो आंसर तो आसान है, चाहे केसीएल हो चाहे केवीएल हो, दोनों में एक में करंट का सम 0 हो रहा है और एक में वोल्टेज का सम 0 हो रहा है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो तुमको ये तो पढ़ोगे तो पता चलेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है, बेस्ट है, तो यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो हम लोग को केवल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा ट्राई कर लेना है, समझ लेना है, पढ़ते समय वो मिल जाएगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा, अगर कम से कम मेहनत इतना करेंगे तो जरूर है कि 90% से ऊपर नंबर हम लोग आराम से ला सकते हैं। एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम बताते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। देखो कभी भी तुम मैग्नेटिज्म पढ़ने जाओगे तो शुरुआत का स्टेटमेंट ही ये सब है। तो कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का या बोर्ड का, हम देख रहे हैं किसी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहा है, चैप्टर के शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट से, तो आपको रिवीजन करते समय पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, लेकिन शुरुआत का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करो। जो स्टेटमेंट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि मूविंग चार्जेज प्रोड्यूस। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी अगर चार्ज स्टेशनरी है, तुम जानते हो कि स्टेशनरी चार्ज यानी कि चार्ज रेस्ट में है। अगर चार्ज मान लो कि यहाँ पर रुका हुआ है तो वो केवल क्या करेगा, किसी चार्ज को खींच सकता है या दूर भगा सकता है। किसी चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट और रिपेल, उसको खींच सकता है, दूर भगा सकता है। यानी कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर चार्ज को तुम चला दो तो मूविंग चार्ज अपने आप में दोनों काम करता है, ये चार्ज को खींच भी सकता है, रिपेल भी कर सकता है, मतलब ये किसी चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, प्लस ये मैग्नेट को भी फोर्स लगा सकता है। तो मूविंग चार्ज दोनों काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो देखो इसमें चार्ज के बारे में तीनों चीज को ध्यान रखेंगे कि स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, ओनली क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज अगर स्थिर है तो वो क्या क्रिएट करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। और अगर चार्ज मोशन में है तो वो दोनों चीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज एक्सेलरेशन में आ गया कि एक्सेलरेशन से चल रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो क्या करेगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे निकलेगा, उससे लाइट निकलेगा, जितना भी सब पढ़े हो रेडिएशन, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो सब केवल एक्सेलरेशन वाले चार्ज से ही निकलता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन एक आया है, अब उसमें से 3 पूछा जा बन सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पर देखो कि मूविंग चार्ज मतलब क्या हुआ, करंट इन ए वायर। मूविंग चार्ज का मतलब है, देखो मूविंग चार्ज का मतलब क्या है, करंट इन ए वायर। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट क्या करेगा, वायर के आसपास देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। किसी वायर में अगर करंट मान लो फ्लो हो रहा है तो वो आसपास क्या करता है, वायर के सर्कल बनाते हुए या कोई लूप बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इतने अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझा रहे हैं, आपको फिगर बना बना करके याद रखना है। इस तरह से कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए जिससे कि आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए कि अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तुम्हारा नीट में भी आता है, जेईई मेन में भी आता है, और बोर्ड के लिए तो हर साल फिक्स्ड है। एप्सिलॉन नॉट पे हम हर बार बोलते हैं कि क्वेश्चन आना है, या तो उसके डायमेंशन पे आए या उसके यूनिट पे आए या कोई फॉर्मूला पर आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां भी जितना भी फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी पे, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे, उसको याद रखेंगे। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परमिटिविटी और म्यू नॉट का, वो होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है 1/c²। ये तुमको तो याद रख लेना है, ये तुम्हारा नीट के लिए, जेईई मेन के लिए और बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका यूनिट, डायमेंशन, ये सब निकाल सकते हैं। अब देखो क्या दिया गया है, रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, यानी यूनिट ऑफ रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो इसका यूनिट हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस के बराबर होगा। देखो कैसे आएगा, उसका यूनिट आना चाहिए ओम। अब देखो कैसे आएगा, ये हम लोग को लाना है अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एकदम आसान सा है, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम सोचोगे कि हम म्यू नॉट का यूनिट निकालें, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालें, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा। हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करते हैं, पहले इसको आसान करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट से गुना किए ऊपर, तो नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, 1/c²। तो ये हो गया 1/c², 1/c², और इनटू क्या है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और इसका रूट, ये कितना हो जाएगा, 1/c इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अभी भी एप्सिलॉन नॉट हटा नहीं है, एप्सिलॉन नॉट को पहले हटाएंगे। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसको ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। हम डायमेंशनली अब चलते हैं। तो देखो अगर हम जानते हैं कि q एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो हम ऊपर में क्या करेंगे, q से गुना करेंगे और नीचे में भी q से गुना करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट पहले से आ रहा है, और c मतलब स्पीड था, स्पीड को क्या लिखते हैं, लेंथ बाई टाइम, टाइम ऊपर चल गया, लेंथ बाई टाइम, स्पीड है ना, तो स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, लेंथ बाई टाइम। अब देखो q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और नीचे में क्या है, नीचे में है चार्ज, और टाइम यहाँ था तो उसको नीचे लाओ, टाइम, और यहाँ क्या बचा है, लेंथ। चार्ज बाई टाइम क्या होता है, करंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया बाई लेंथ क्या बचेगा, लेंथ बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ बाई करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, I इंटू आर बाई आई। तो देखो क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा, रेजिस्टेंस बचा। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी दिया गया था उसका वैल्यू किस, उसका जो डायमेंशनली है उसका मतलब किससे है, रेजिस्टेंस है।
तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ दिस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट जो रेजिस्टेंस का हुआ ही इसका यूनिट होगा। अब यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। तो देखो हम तो तुमको अपने तरह से लाए, तुम इस फॉर्मूला को अपने हिसाब से ला सकते हो। सबका अपना अपना तरीका है। जो तुमको उस समय याद है उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो आसान लग रहा है उसका यूज करो, और ऐसा कुछ यूज करो कि जल्दी बने। तो जो आसान फॉर्मूला होगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे। किसी को कूलम्स लॉ का यूज करके लाना है तो उसको भी ला सकता है। तो तुम इस पे थोड़ा सा क्या करोगे, सभी लोग सभी बच्चे क्या करें कि म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के याद कर लेंगे। इस पे क्वेश्चन एकदम आना तय है कि आप तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए या उसके यूनिट पर आए। देखो एकदम इस पे श्योर रहो, तो इस पे पहले से मेहनत करके जाओ, जिससे कि एग्जाम में जैसे ही आए तो तुम्हारा टाइम वहां पर बचे। टाइम ये नहीं कि इसमें अब सोचने में टाइम लग जाए, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि पहले से थोड़ा सा पढ़ कर जाएंगे। अगर पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहां सोचना पड़ेगा, वहां सोचेंगे टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो बाकी आसान क्वेश्चन छूटने की संभावना है। हम लोग क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इतना अच्छा से तैयारी करके जाओ कि तुम एग्जाम में उसको डायरेक्ट बना सको। अब बाकी जो समय बचेगा उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। जो लिखने वाला सवाल है उसमें खूब पन्ना भर दो, खूब पन्ना भरो, डायग्राम बनाओ, नीट एंड क्लीन लिखो, अच्छा राइटिंग बना करके। तो ये समय कब मिलेगा तुमको, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी पहले से करके रखेंगे। किसी भी टॉपर के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसको सारा चीज आ रहा है, वो पहले से बस तैयारी करता है। तैयारी करने से क्या होता है कि उसको सोचता है, सब कुछ तो सोचने और थिंकिंग से होता है। वो उस कॉन्सेप्ट के आसपास सोच लेता है कि अच्छा ये हो सकता है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा तैयारी करके रखें। अगर ऐसा है तो ये चीज़ डिफिकल्ट है, पहले से अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो वहाँ वो चीज़ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए जेई के लिए, नीट के लिए और बोर्ड के लिए, तीनों के लिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ये दोनों नंबर क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कांस्टेंट के वैल्यू को तुम याद रखो कि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। यूनिट को ध्यान रखो कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। इससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है उसको भी ध्यान रखेंगे, जो हमें बताए कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है 1/c², वेयर c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे चीज़ों को लिख करके, केवल वीडियो नहीं देखना है, पेन का यूज करना है, पेन और पेपर का प्रॉपर यूज करेंगे, तब जा करके हम लोगों को माइंड इससे कनेक्ट होगा और ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और है। 19 नंबर नहीं बताया, 19 नंबर पे आपको टिक नहीं किए तो उसका आंसर। अब देखो 19 में छूट गया था ना कि मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, हम बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों। स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मान लो कि मोशन में है, चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज है जो कि एक्सेलरेशन में चला जा रहा है तो उससे क्या निकलेगा, उससे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। तो यहाँ पर चार्ज अगर मूविंग है तो वो प्रोड्यूस करेगा बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एक और सिंपल सा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर किसी दो वायर में, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि टू पैरेलल इलेक्ट्रिकल बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का बीम यानी फ्लो, एक दो पैरेलल बीम है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट मानेंगे। मान लो कि दो वायर है और इलेक्ट्रॉन दोनों में इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम करंट के डायरेक्शन को उसके अपोजिट मानेंगे, मतलब करंट के डायरेक्शन दोनों में क्या है, सेम है। तो दो वायर में अगर इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब दो वायर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल क्या अट्रैक्ट। तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि चार्ज सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात है कि एक वायर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और वो दूसरे पे फोर्स लगाएगा।
एक वायर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और वो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, एट्रैक्टिव की रिपल्सिव। तो देखो सेम डायरेक्शन में अगर करंट है दो वायर में तो एट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्सिव। जस्ट देखते हो, इसको हम एक वीडियो से दिखाते हैं, सबको बढ़िया से याद भी रहेगा। ओके ठीक है, तो ये देखो इसमें दोनों वायर में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच जाएगा, अट्रैक्ट होगा। सेम डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के करंट पे फोर्स लगाएगा और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग फोकस करेंगे। इसके पहले 21 देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है, एकदम आना है। इसको फॉर्मूला को याद करके जाना है आपको। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हम बता रहे हैं, याद करके जाना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन है, उतना कॉन्सेप्ट पे बोर्ड फोकस नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन के बात को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, और सिंबल का मीनिंग जो है वो बताया हुआ नहीं है। यही रहता तो इसमें सारा डिटेल दिया रहता। तो आपको बस बोर्ड क्या चाहता है कि आपको फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, बस बोर्ड को इतना से मतलब है। देखो इस फॉर्मूला को याद कर लो कि अगर किसी मैग्नेट को, या जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है, और टॉर्क कितना लगाता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है m क्रॉस b। m क्रॉस b टॉर्क एक वेक्टर है। टॉर्क मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं किसी कॉइल को रखते हैं तो कॉइल क्या होता है, रोटेट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को हम रखेंगे तो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को रोटेट करता है। जैसे देखो इसी सिद्धांत के आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फैन या किसी भी मोटर जनरेटर का जो रोटर है वो रोटेट करता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पोल के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कॉइल को रोटेट करता है, यानी कि किसी भी कॉइल पे टॉर्क लगाता है। और टॉर्क क्या उसका फॉर्मूला है, आपको बस याद कर लेना है, टॉर्क बराबर m क्रॉस b। m क्या है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को या किसी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, उस पर टॉर्क लगाएगा। जैसे देख सकते हैं कि किसी कॉइल में अगर करंट का फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्रिएट कर दिया जाए तो उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा रहा है, मैग्नेट का दो पोल, और उसमें जैसे ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसको मैग्नेट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे किसी भी मोटर या जनरेटर का वर्किंग होता है। अब जैसे देखो इसमें कुछ और भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके आसपास 5-6 क्वेश्चन इससे बनता है, आपको इसको याद करके जाना है। किसी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगाएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। m क्रॉस b, m क्या है, m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको ध्यान से याद रखना है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। किसी भी अगर मान लो कि कोई कॉइल है और उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इस कॉइल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल क्या होता है, अगर कोई मैग्नेट का दो पोल है, एक साउथ पोल और एक मान लो नॉर्थ पोल, तो इसको बोलते हैं डाइपोल।
तो हर क्वाइल, करंट कैरिंग क्वाइल, जिस क्वाइल में करंट फ्लो हो जाए वो अपने आप में एक मैग्नेट है। तो इसके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल। और इसके लिए डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो किसी करंट कैरिंग क्वाइल में कितना होता है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है कि अगर एक टर्न है, एक रिंग है, एक लूप है, तो करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। अगर मान लो कि वैसा ही सिमिलर टर्न का नंबर n है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, NIA। तो एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बोर्ड का सैंपल पेपर में एक फॉर्मूला आपके लिए पूछा गया है, लेकिन आपको इसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी फोकस करना है। आपको डाइपोल मोमेंट भी पढ़ लेना होगा। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का, उसके फॉर्मूला है NIA। हो सकता है कि आपसे SI सिस्टम यूनिट पूछ दिया जाए कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, करंट इनटू एरिया। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है M क्रॉस B। यही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए पूछा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि -q + q चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q बहुत कम दूरी पर रखा हुआ है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसमें क्या लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाता है, उसका फॉर्मूला है P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क वेक्टर है इसलिए यहाँ पर वेक्टर का साइन भी यहाँ देख रहा है। और यही चीज मैग्नेट के लिए क्या हो जाएगा, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेट के लिए होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और फॉर्मूला इसमें बनता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल का कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है -m.b। आपको इस फॉर्मूला को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखो m.b भी दिया है, तो आपको इसके आसपास जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं आपको प्रैक्टिस करके याद करके जाना। तो याद करके हम क्या क्या बोले हैं, हम बोले हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, तो करंट इनटू एरिया, एक सिंपल सा। उसका यूनिट क्या हो गया, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम साथ में बोले क्या रखना है, P क्रॉस E। और हम बताए कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है किसी भी डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फॉर्मूला है -m.b। बस फॉर्मूला आप याद रखे जाइए। और जेई और नीट में भी ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस फॉर्मूला का यूज पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो बिहार बोर्ड में आना तय है, और यही फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसको एकदम याद रखे जाना है, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है टॉर्क। कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क लगाएगा तो उसका फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना है, क्रॉस करना है, M क्रॉस B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर है अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कहां पर शून्य होता है। तो देखो एकदम एग्जैक्ट हिंदी आप जानेंगे तो भी डिफिकल्ट है, फिजिक्स में हिंदी का यूज करेंगे तो डिफिकल्ट है। आपको दोनों मिला के चलना है, कुछ इंग्लिश का वर्ड तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब देखिए अर्थ का चलते मैग्नेटिक फील्ड कहां पे 0 होता है, तो हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अर्थ बेसिकली क्या है। अर्थ बेसिकली अपने आप में एक विशाल मैग्नेट है, अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट है। और जब हम लोग मानते हैं कि अर्थ के अंदर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट इस तरह से है जो उसके एक्सिस के आसपास है, एक्सिस कुछ एंगल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। और यहाँ पे मानते हैं कि नॉर्थ पोल है और यहाँ पे मानते हैं कि साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से निकलेगा,
देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल करके किस में जाएगा, साउथ पोल में। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चलते होता है। अब देख सकते हैं कि अर्थ के चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जनरेट हो रहा है। तो अगर इक्वेटर के पास की बात करें, ये मान लो कि अर्थ का इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर किस तरह से है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल तो है नहीं ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0। इस तरह से यहाँ पर पोल के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में है नहीं। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 0, और इक्वेटर के पास केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो हम बोले हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, तो वो कौन सा जगह है, इक्वेटर। और कहां पर केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो कौन सा जगह है, पोल। तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये था कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, तो कहां बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, जो हम लोग करंट से जो मैग्नेट बनाते हैं, किसी कॉइल में क्या करते हैं, करंट फ्लो करा के उससे मैग्नेट का काम लेते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसी भी कॉइल में या वायर में अगर हम करंट फ्लो करा देंगे तो अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना है तो वो क्या करना होगा, बस केवल वायर में करंट फ्लो करा दो या किसी कॉइल में करंट फ्लो करा दो। अब हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करेंगे, कॉइल के अंदर में कुछ मीडियम हम भर देंगे। अब वो कौन सा मीडियम भरें जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे, तो ऐसा मीडियम भरना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना 5000 गुना तक बढ़ा सके। तो मटेरियल 3 तरह का होता है, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना से 5000 गुना तक बढ़ा सकता है। मान लो कि कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉइल मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करा दिए और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को हमको बढ़ाना है, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल भर देंगे। अगर मैग्नेटिक मटेरियल, अगर इसमें मटेरियल भर देंगे पैरामैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर हम भर देंगे डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन अगर भर दिए फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, 1000 गुना 5000 गुना बढ़ जाएगा। अब उसके लिए हमको कौन सा सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल भरना है, देखो क्या है कि हर तरह का मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग इसमें फिल नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारी बात है, वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग उसमें सॉफ्ट आयरन का यूज करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर से लेकर के जहां भी कोई मटेरियल भरा जाता है कॉइल के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो कोर बनाने में जो भी यूज होता है वो हमेशा यूज होता है इसका सॉफ्ट आयरन का। बाकी आयरन यूज कर लेंगे तो क्या होगा, वो इतना गर्म हो जाएगा, एनर्जी का इतना डिसिपेशन होने लगेगा, इतना एनर्जी लॉस होने लगेगा कि डिवाइस ही डैमेज हो जाएगा, आपका एनर्जी वेस्टेज होगा। तो उससे बचाना है तो उसके हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का अब आपको ध्यान रखना होगा कि सॉफ्ट आयरन में क्या स्पेशल बात है। तो सॉफ्ट आयरन में स्पेशल बात यह है कि हम लोग इसको जल्दी डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज दोनों कर सकते हैं। इसका कोएर्सिविटी लो होता है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी बहुत कम होता है। ये सब चीज पॉइंट जो है सॉफ्ट आयरन का और हार्ड आयरन का ध्यान रखना है। तो इसका सिंपल सा है कि कभी भी कोर बनाएंगे, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाएंगे, तो हम लोग मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी क्या होता है, तो देखो इसका सिंपल सा बात है कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो क्या बोलेंगे इसको, लेस देन 1। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही से लिखा नहीं गया है, सीधा लिखा गया वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर रॉ रिलेटिव परमिएबिलिटी, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि ऑप्शन में तो नंबर है केवल, तो वो रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करेंगे। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर क्या होता है,
किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो उसका वैल्यू होता है लेस देन 1, याद रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। किसी भी मैग्नेट का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसका डेफिनेशन क्या है? कौन से पॉइंट को हम बोलते हैं कि मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट है? तो देखो, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, और एक पहले से अर्थ के चलते भी है। तो वैसा पॉइंट जहां पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, तो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, B बराबर BH, क्योंकि ये B क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेट, और BH क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के द्वारा और मैग्नेट के द्वारा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका आंसर होगा वेयर, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एकदम याद करके जाना है, ये क्वेश्चन आना तय है कि लेंज लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, किस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि का संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो लेंज लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं कि लेंज लॉ क्या बताता है। लेंज लॉ बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो किसी कॉइल में होता है, वो अपने कारण को ही अपोज करता है, जो उसको क्रिएट कर रहा है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। यानी बहुत तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेंज लॉ को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लेंज लॉ के अनुसार हम लोग ये बताते हैं कि किसी कॉइल या किसी लूप में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स के चेंज को कम करने की कोशिश करता है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, यानी कि फ्लक्स का जो चेंज का जो कारण है उस कारण को ही अपोज करता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब इसमें आपको तो याद करने की बात है, समय कम है तो पूरा डिटेल तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है कि किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो सिंपल से इसका आंसर है एनर्जी, कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखो, तुम ऐसे याद रखो कि अगर किसी कॉइल में तुम मैग्नेट को ले जा रहे हो, किसी कॉइल के पास मैग्नेट को ले जा रहे हो, इसको ऐसे समझते हैं। मान लो कि कोई कॉइल यहाँ पर है और इस कॉइल के पास हम किसी मैग्नेट को इसके नजदीक ले जा रहे हैं। मैग्नेट को नजदीक लाने या दूर ले जाने से इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, या कॉइल को नजदीक लाने या दूर ले जाने से फ्लक्स का चेंज होगा और इसमें करंट डेवलप होने लगा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। उस इस डायरेक्शन में हो सकता है, उसके अपोजिट में भी हो सकता है। अब इसमें करंट अचानक कहां से आ गया, इसको तो कुछ कोई टच किया नहीं, कहीं से कोई कनेक्शन है नहीं, फिर भी इसमें एनर्जी सप्लाई मेंटेन हो गया। कैसे हुआ? तो उसके पीछे ये कारण है कि जो मैग्नेट को हम लाने में मैकेनिकल वर्क किए हैं, मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं इसको नजदीक लाने में या दूर ले जाने में जो हम ऊर्जा खर्च किए हैं, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये इस तरह से बोल सकते हैं कि बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद करना है कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी अधूरा है। यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, अब इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन कुछ बोलना चाहिए था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलना चाहिए था या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलना चाहिए था। इसीलिए यूनिट ऑफ इंडक्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडक्शन मतलब क्या है। तो इंडक्शन यानी कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसी को ध्यान रखो। तो
तो सेल्फ इंडक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, या मान लो म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट एल का यूनिट क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है कि L बाई आर इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम। याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो आना तय है, डायमेंशन पे ना यूनिट पे किसी न किसी पे तो आ ही जाए, और इस पे 4-5 क्वेश्चन बनना है। इसलिए फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार रोड के लिए कि L बाई आर इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम। और इस तरह से कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का भी याद रखना है कि C इंटू आर क्या होता है, टाइम। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर इंटू रेजिस्टेंस मिलकर बन जाता है टाइम, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। तो अब देखो L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टाइम इंटू रेजिस्टेंस। टाइम का क्या होता है, सेकंड, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। इसलिए इंडक्टेंस का यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेकंड, ओम सेकंड। ये देखो तुम्हारा ऑप्शन है ओम सेकंड। तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट का यूनिट पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिस करके जाना है, फार्मूला को ध्यान रखना है इस फार्मूला को कि L बाई आर इक्वल्स टू टाइम और C इंटू आर इक्वल्स टू भी टाइम। थोड़ा सा इस पे और प्रैक्टिस करो। जैसे देखो L बाई आर इक्वल्स टू टाइम और C इंटू आर भी होता है टाइम। C क्या है, कैपेसिटेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। यूनिट पे चलो, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड, और रेजिस्टेंस का होता है ओम। तो फैराड और ओम मिलके क्या बन जाता है, सेकंड। और इस तरह से इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी, रेजिस्टेंस का होता है ओम, और ये बराबर क्या हो जाता है, सेकंड। तो ये सब आपको यूनिट का ध्यान रखना है, तो उसके फॉर्मूला ये वाला याद रख लो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो L बाई आर इंटू C इंटू आर या RC। ये भी क्या है, सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो इन दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों का भी डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो इस तरह से आपको 3-4 तरह से इसको ध्यान रखना है, इसके यूनिट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया कि L बाई आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L बाई आर की विमा क्या है, यानी डायमेंशन क्या है। तो L बाई आर मतलब क्या हुआ, हम बताए L बाई आर इक्वल्स टू टाइम, और अभी बताए कि R इंटू C इक्वल्स टू भी क्या होता है, टाइम। अब देखो इसमें L C का ही हो रहा है, तो आपको इन दोनों से भी ध्यान रख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, L बाई आर इंटू आर सी, यानी क्या हो गया, एल सी। तो एल सी इक्वल्स टू क्या हो गया, टाइम स्क्वायर। तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट यहां से एक और आ गया, रूट अंडर एल सी। टाइम का यूनिट हो गया रूट अंडर एल सी। तो एल बाई आर का यूनिट क्या होगा, किसके बराबर, एल बाई आर का यूनिट किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, रूट एल सी बराबर होगा, क्योंकि एल बाई आर भी टाइम है और रूट एल सी भी टाइम है और आर सी भी टाइम है। तो इस तरह से ऑप्शन आ सकता है कि डायमेंशन ऑफ एल बाई आर इज इक्वल टू, तो एल बाई आर का डायमेंशन किसके बराबर है, तो एक ऑप्शन हो गया रूट एल सी और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, आर सी। सबका आंसर, सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या है, टाइम है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आना तय है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस पर प्रैक्टिस करके जाना है तुम अच्छे से। एकदम आसान फॉर्मूला, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट इज, पीक वैल्यू मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम करंट, सबसे अधिक से अधिक करंट का वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर एसी करंट में मैक्सिमम करंट दिया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं आई नॉट, ये बराबर है 5√2, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्मूला को याद करके जाएंगे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम करंट इतना है, तो आरएमएस करंट क्या होगा, तो आरएमएस करंट का फॉर्मूला होता है क्या, आई नॉट मैक्सिमम करंट बाय √2। तो पीक वैल्यू 5√2 है, तो आरएमएस करंट क्या होगा, आई नॉट बाय √2, यानी कि 5√2/2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 5 एम्पियर।
तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एसी सर्किट का या एसी करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा। एसी करंट को हम लोग लिखते हैं इस तरह से आई नॉट साइन ओमेगा टी, या यहाँ पे कोई नंबर लगाना तो लगा दो प्लस माइनस पाई, ये है। अब पूछा जाए कि बताओ इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पूछा जाए इसका पीक वैल्यू क्या है, तो ये क्या है, पीक वैल्यू है। आरएमएस पूछा जाए क्या होगा, तो आरएमएस इक्वल्स टू क्या होता है, पीक वैल्यू बाय √2, पीक वैल्यू बाय √2। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और क्या आ गया, तो इसको देखते हैं। इन एन अल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm एंड इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस 6 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जिसमें कि रेजिस्टेंस है और इंडक्टर, रेजिस्टेंस कितना है 8 ohm और इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस बोलते हैं कितना है 6 ohm, ये दोनों को सीरीज में जोड़ दिए तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। तो इसके लिए तो आपको डिटेल में ऐसे पढ़ाया गया है, जो वीडियो लेक्चर हम YouTube पे डाल चुके हैं, उसको देख लीजिए कि एसी करंट में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अभी अगर आपको याद नहीं है तो हम शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो एसी करंट सर्किट में हम लोग सबको वेक्टर की तरह मान के चलते हैं। तो रेजिस्टेंस रखते हैं किधर, x की तरफ। तो रेजिस्टेंस कितना था उस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में था 8 ohm, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 8 ohm एंड रिएक्टेंस 6 ohm। तो देखो रेजिस्टेंस को रखते हैं हम लोग x एक्सिस की तरफ एक वेक्टर की तरह, और रिएक्टेंस को रखते हैं y एक्सिस की तरफ वेक्टर की तरह। ये कितना है 6 ohm। अब दोनों का सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज में रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम रूल या ट्रायंगल लॉ से। तो एक वेक्टर x की तरफ है 8 ohm रेजिस्टेंस और ये है रिएक्टेंस जिसको बोल रहे हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हो सकता है इंडक्टर का, कैपेसिटर का या नेट रिएक्टेंस, ये यहां पर दिया हुआ एक्सेल। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा जिसको बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। अगर भूल गए हैं तो आप जाकर के एसी सर्किट को 1-2 घंटे पढ़ लें कि इंपीडेंस का क्या मतलब है। इंपीडेंस का मतलब जैसे हम लोग निकालते हैं R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उस तरह से ये हो गया नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट। तो यहाँ पर इस वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, √r² + x², यानी कि 8² + x² का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज 10। ठीक है, इस पे एसी सर्किट पे हम ऑलरेडी लेक्चर बहुत सारे बनाए थे, आप वीडियो लेक्चर पे जाकर के इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो कि आ रहा है। अगर क्वेश्चन इसमें आएगा भी बिहार बोर्ड में तो बहुत सिंपल सा ही आने वाला है। रेजिस्टेंस जब भी आए, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस इतना है तो रेजिस्टेंस को x की तरफ रखो और कैपेसिटर चाहे इंडक्टर को रखना होगा किधर, y की तरफ। उसका वैल्यू भी ऑलरेडी दिया हुआ है रेजिस्टेंस बना करके कि रेजिस्टेंस 8 है और इंडक्टर का 6 है, तो इंपीडेंस कितना होगा, तो दोनों वेक्टर का सम जो होगा वही क्या हो जाएगा, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो इंपीडेंस हो गया 10 ohm। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बस रट लेंगे क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कॉइल के बारे में कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, रोटेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको टॉर्क लगाता है। अब देखो क्या बोला गया, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर इज बेस्ड ऑन व्हिच इफेक्ट ऑफ द करंट। तो क्या बोला जा रहा है कि किस इफेक्ट पे काम करता है मीटर। एमीटर में क्या होता है, करंट जब जाएगा तो एमीटर के नीडल में डेविएशन होगा। वोल्टमीटर में भी वही बात है कि एमीटर के नीडल में डेविएशन बताता है कितना वोल्टेज है। तो नीडल का डेविएशन कैसे होता है, तो नीडल किसी कॉइल से मतलब रिलेटेड है। जब कॉइल रोटेट करेगा एमीटर का, वोल्टमीटर का, तो नीडल भी डेविएशन शो करेगा।
तो यहाँ पर ये डेविएशन या रोटेशन कैसे होगा? तो टॉर्क से होगा। कौन करेगा? मैग्नेट। तो मैग्नेट यहाँ पर फोर्स लगाता है करंट कैरिंग वायर पे। ये कौन सा इफेक्ट कहा जाएगा? इसको कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। देखो पावर फैक्टर तो हम लोग को पढ़ना ही है और उस पर एकदम आसान सा सवाल पूछा गया कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब इसमें केवल इंडक्टर हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटर नहीं हो। तो इंडक्टर के पास होता है एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायरेक्शन किधर होता है? वाई की तरफ होता है। ये हो गया वाई एक्सिस की ओर, और तो कुछ है नहीं। तो यही क्या हो गया? इंपीडेंस हो गया। अब देखो कि इंपीडेंस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर पावर फैक्टर को बोलते हैं cos, और जो एंगल बनाता है जेड एक्स एक्सिस से, यहाँ पर क्या हो गया? ये cos 90। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो देखो इंडक्ट सिंपल बात है, इंडक्टर क्या करता है? केवल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। कभी भी एनर्जी का लॉस होना होगा तो रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस गायब है, रेजिस्टेंस नहीं है, एब्सेंट है, तो उस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 0 होगा। पावर लॉस होगा ही नहीं, एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। तो यहाँ पर पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या पूछ दिया जाए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, या केवल कैपेसिटर और इंडक्टर हो मतलब रेजिस्टेंस वही नहीं, तो ध्यान रखो कि उसका पावर फैक्टर 0 होगा। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 है, उस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 0 होगा। इसको याद रखना है, याद रख लेना है। और पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला है उसको भी याद रखो। पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इक्वल्स टू होता है R/Z। R/Z, तो R का वैल्यू ही 0 हो गया तो पावर फैक्टर 0 हो गया। चलो इस पे आप ध्यान रखेंगे कि पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है बोर्ड के लिए। ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले तुम याद करो कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर पे सवाल तो आना ही है। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है तो उसमें देखो, ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल होता है। एक होता है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, और दूसरा इधर जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल है, और ये तुम्हारा कोर है जिस जो बना हुआ सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं, जहाँ मतलब कि करंट जो बाहर से बिजली स्टेशन से पावर हाउस से आ रहा है वो करंट यहाँ से मिलता है। अब इस करंट में जब चेंज होगा तो इसमें करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कोर के द्वारा अट्रैक्ट होकर के इसमें पार करके आएगा। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके चलते इससे ही मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, मतलब फ्लक्स इससे पास करेगा। और जब इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के चलते फ्लक्स इससे चेंज होगा। तो सोचो, इसमें करंट चेंज हो रहा है और इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण इसमें क्या डेवलप होगा? हमको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और उससे चलते मिलेगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम देंगे इनपुट करंट और यहाँ से लेंगे आउटपुट करंट। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। शॉर्टकट बताया, ट्रांसफार्मर को काम हम लोग डिटेल में किया है। अगर भूल गए तो चैप्टर में जाकर के वीडियो लेक्चर को देख लेंगे। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ से दिया गया आपको इनपुट करंट, अब ये चेंज होगा तभी यहाँ पर करंट मिलेगा। अगर ये करंट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट करंट दे दें तो मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज ही नहीं होगा और यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर में किस तरह के करंट से हम लोग को आउटपुट मिल सकता है? तो केवल अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन सा करंट पॉसिबल नहीं है? व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन एनी ट्रांसफार्मर?
तो क्या डायरेक्ट करंट यहाँ पे दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट करंट यहाँ पे नहीं दिया सकता है, अल्टरनेटिंग करंट देंगे। और इंड्यूस्ड करंट तो मिल ही रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, और ईडी करंट भी होता ही है क्योंकि ये कोर है। तो कोर क्या है? मेटल का बना हुआ है, और जहां भी मेटल होगा तो उसमें भी एक स्पेशल अनवांटेड करंट फ्लो हो जाता है, इसको बोलते हैं ईडी करंट, जो क्या करता है? एनर्जी का लॉस करता है। और भी बहुत सारे हिस्टेरिसिस लॉस सब होते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है, उसके कारण ये वाला करंट ये भी होता है ट्रांसफार्मर में। तो कौन सा करंट नहीं हो सकता है? तो उसका सिंपल सा आंसर हो गया डायरेक्ट करंट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर हो गया कौन सा? डायरेक्ट करंट, यानी कि डिस्क धारा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? मतलब इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट क्या होगा? एलआर सर्किट क्या है? जिसमें कि इंडक्टर हो और रेजिस्टेंस हो। अब उसका इंपीडेंस क्या होगा? तो जिस सर्किट में हम क्या बताए थे कि इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीन चीज होना चाहिए। अब इसका इंपीडेंस पे सवाल आ रहा है, तो कम से कम पूरा कॉन्सेप्ट तो बना के जाएंगे, तभी तो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हम बना पाएंगे। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमको 100% क्वेश्चन में फोकस करना कि सब बन जाए, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करके जाना होगा बोर्ड के लिए। बोर्ड हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी कर लेनी होगी। आप केवल इसी क्वेश्चन पे ना जाए कि एलआर सर्किट है तो इसमें इंपीडेंस निकाल के चलेंगे। हो सकता है कि आरसी सर्किट मिल जाए, हो सकता है कि एलसी सर्किट मिल जाए, या हो सकता है कि तीनों मिल जाए, आरएलसी। तो सब के लिए हम लोग जनरल जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रख करके जाएंगे। अभी इसका आंसर बता देते हैं, फिर हम डिटेल में बता देंगे कि आपके आरएलसी सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे। तो हम क्या बताएं कि अगर कोई भी ऐसी सर्किट अगर हमको सॉल्व करना है, तो ऐसी सर्किट को इस तरह से समझो कि उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तीनों चीज मान लो कि उसमें आ गया। तो इस एसी सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? इंपीडेंस मतलब टोटल अपोजिशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस तरह समझो। तो हम लोग सबको वेक्टर क्वांटिटी की तरह मानेंगे, रेजिस्टेंस को रखेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। इंडक्टर के पास भी रेजिस्टेंस है, उसको रख देंगे वाई एक्सिस पर, इसको क्या बोलते हैं? एक्सएल। और कैपेसिटर के पास भी रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं एक्ससी। अब देखो सब वेक्टर है, तो पहले तो y वाला आपस में जुड़ेगा, तो y वाला जोड़ के कितना बचेगा? इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? xl माइनस xc, जिसको हम x बोलते हैं। x बराबर क्या बोल देंगे? xl माइनस xc। क्वेश्चन अब यही पूछ लिया जाए, बताओ रिएक्टेंस की सर्किट का क्या होगा? उसमें क्या फार्मूला है? xl माइनस xc, और रेजिस्टेंस इधर r रह गया। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग इंपीडेंस। तो देखो इंपीडेंस क्या होता है? दोनों वेक्टर का सम, ये हो गया इंपीडेंस। और इंपीडेंस का फार्मूला क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और x मतलब क्या है? xl माइनस xc। इतना चीज याद रखो। तो किसी भी सर्किट का इंपीडेंस का पूरा फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब xl माइनस xc का स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है। अब सर्किट हो सकता है कि तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं हो तो r का वैल्यू 0 पुट करो, हो सकता है कि ये इंडक्टर नहीं हो तो उसका वैल्यू 0 पुट करो, हो सकता है कि कैपेसिटर नहीं हो तो उसका वैल्यू 0 पुट करो, तो जो है उसी को रखना है। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इंपीडेंस का फार्मूला सबको याद हो गया। इंपीडेंस का फार्मूला याद रखना है कि z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि xl माइनस xc का स्क्वायर, इसको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया, इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट मतलब जिसमें केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो। तो इंपीडेंस का फार्मूला क्या था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x के यहाँ पर केवल क्या है? xl माइनस xc। तो xl तो है नहीं, xc तो है नहीं, तो केवल xl स्क्वायर। और xl क्या होता है? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है? ओमेगा इनटू l। इस तरह से याद करो,
xt का फॉर्मूला क्या है 1/ओमेगा c। ये सब बढ़िया से याद करके जाना है। हो सकता है क्वेश्चन में ओमेगा दे दिया जाए, इंडक्टेंस दे दिया गया हो, कैपेसिटेंस दिया हुआ हो, तो ये सब निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको आपको सारे तरह से समझ के जाना है, याद करके जाना है, प्रैक्टिस करके अच्छे से। ये नहीं कि केवल इसी क्वेश्चन पे फोकस करें। तो क्या हो गया फॉर्मूला r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो z का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे, z बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू क्या है ओमेगा l, तो ओमेगा l का स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इनटू l स्क्वायर। देखो मेरा एम क्या है कि आपको क्वेश्चन कोई भी आए बने, बोर्ड एक आपको आइडिया दे रहा है, इसको आप पकड़िए कि बोर्ड आपको चाहता है कि थोड़ा सा आपने पढ़ाई किया है तो क्वेश्चन बना दे। बोर्ड आपको एक हिंट दे रहा है सैंपल पेपर के द्वारा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई काम आसानी से होता तो सभी कर लेते। तो आपको लाना है पूरा का पूरा मार्क्स, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आसपास पढ़ के जाएंगे। तो ये तो हो गया, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के जाओ, कॉन्फिडेंस में रहो कि क्वेश्चन किसी भी तरह का आए। हर बार बिहार बोर्ड में क्या होता है, अफवाह फैलती है, क्वेश्चन आउट हो गया, और बच्चे क्या करते हैं नकली क्वेश्चन पेपर की तैयारी रात भर करते हैं। आपको ये सब काम से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और आप इससे सफल होंगे। आपको टेंशन कम होगा, ईमानदारी से 2 नंबर कम आएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ये अफवाह जो फैल जाती है, ये हर साल की घटना है कि 10 क्वेश्चन पेपर नकली मार्केट में दौड़ते रहते हैं कि अरे क्वेश्चन आउट हो गया, और सब बच्चे उस पर तैयारी करने में लग जाते हैं। आपको ये सब काम नहीं करना बोर्ड के लिए। ये आईटी का और नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं है कि इतना सीरियसली इसको ले रहे हैं। आपको बस एंजॉय करते हुए तैयारी करनी है, म्यूजिक भी सुनिए, अपना डेली का वर्क भी कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और थोड़ा पढ़ाई बढ़ा देना है। बस इतना काम करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन अपने आप में एक एंजॉयमेंट का टाइम होना चाहिए, और इसके नंबर को लेकर कभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। आपको बस फोकस करना है अपने काम के प्रति। नंबर 2-4 ज्यादा और कम आने से बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है। बोर्ड मार्क्स का बस इतना ही इंपॉर्टेंस है कि आपको मिल गया, दोबारा कोई पूछने वाला उसका नहीं है। एक एवरेज मार्क्स आ जाए, कम आ गया तो भी बहुत खतरनाक बात होने वाली नहीं है। बोर्ड एग्जाम को बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियसली लेते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को सीरियसली नहीं लेना है। जितना सीरियस लोगे तुम्हारा नंबर उतना खराब आएगा। एकदम इसको लाइटली लो, बस काम पे फोकस करो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है? अब देखो वैद्युत चुंबकीय लिखा है नहीं था, विद्युत चुंबकीय कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम है, ज्यादा उसमें एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं जाएंगे। अब देखो क्या बोला है कि which of the following waves is not electromagnetic। कौन सा इसमें से वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्वेश्चन आ गया। तुमको तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से? तो देखो माइक्रोवेव सबसे शुरुआत में, जो सबसे अधिक वेवलेंथ वाला, सबसे अधिक वेवलेंथ से शुरुआत करते हैं। सबसे अधिक वेवलेंथ वाला वेव जो होता है वो है माइक्रोवेव, और यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी के आधार पर चलते हैं कि इधर जो वेव आएगा उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, और इसका मतलब कि उसके अपोजिट में इधर जो चलेगा उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव कौन सा होता है? रेडियो। रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? माइक्रोवेव, ज्यादा फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ गया। उससे ज्यादा कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया? इंफ्रारेड। उससे भी ज्यादा किसका हो गया? विजिबल। उससे भी ज्यादा किसका हो गया? अल्ट्रावायलेट। उससे ज्यादा किसका हो गया? एक्सरे। उससे ज्यादा किसका हो गया? सबसे ज्यादा हो गया गामा रे। तो ये सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस इतना याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सा है, उसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में होता है। तो याद रखें कि रेडियो वेव का वेवलेंथ 1 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक होता है। माइक्रोवेव का कितना होता है? तो ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 मिलीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन हम सबकी याद रखने की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि रेडियो पे याद करके जाओ 1 मीटर से 10 किलोमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी याद करके जाओ
अल्ट्रावायलेट का, एक्सरे का, गामा रे का। और इसमें देखो क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो गामा रे तो अभी नाम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होगा? अल्फा रे। तो अल्फा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे होता है कि किसी न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है स्पॉन्टेनियसली तो उसको बोलना है अल्फा रे। तो अल्फा रे तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, वो तो पार्टिकल है, बड़ा सा पार्टिकल है, कोई लाइट या रेडिएशन वो है नहीं। तो इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उसको याद करके जाएंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कि सबसे अधिक वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताओ, रेडियो वेव। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताओ, तो गामा रे। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है? पूरी इस ट्यूब में होता है, ये सब याद रखना है। ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा याद रख के जानी है। इससे आपको हिंट मिला कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हम लोग डिस्कस किए, देखो क्वेश्चन में हिंट आ गया। एक ही बिहार बोर्ड इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है कि एक क्वेश्चन पे बार-बार वह हिंट अलग-अलग तरह से दे रहा है। आपको इस बात को समझना हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन दिया है, अगर तीनों को आप ध्यान रखें तो कोई एक ना एक आना ही है, तय है। देखो क्या बोला, वेव्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम बताया कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला वेव कौन सा है? गामा रे है। देख लो, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? रेडियो वेव है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे अधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, या स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस बात को आप याद रखिए कि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब देखो, हम जो बता रहे थे आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कुछ को तो कभी-कभी बोर्ड में यूज पूछा जाता है कि बताओ रेडियो वेव का एक यूज बताओ, माइक्रोवेव का यूज बताओ, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसका वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सब थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो एक्सरे का यूज कहाँ हो रहा है? मेडिकल लाइन में, हम लोगों को इमेज फोटोग्राफ लेने में, बोन का इमेज लेने में। इस तरह से विजुअल लाइट का यूज कहाँ होता है? तो हम लोग देखते हैं फ्लेम टेस्ट में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। अल्ट्रावायलेट का यूज कहाँ पे होता है? तो ये बहुत सारे यूजेस हैं अल्ट्रावायलेट रे का, जिसमें से कि फॉर्जरी डिटेक्ट करने में अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है। इसका नेचर अल्ट्रावायलेट का, एक्सरे का और गामा रे का सेम है, केवल पेनिट्रेशन पावर में डिफरेंस है। तो इसका पेनिट्रेशन पावर थोड़ा कम है, इसका उससे ज्यादा है, और इसका उससे भी ज्यादा है। तो आपको सबका यूज भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अल्ट्रावायलेट का यूज क्या है। तो ये देखो, बैक्टीरिया को मार सकता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये भी बैक्टीरिया को मार सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, तो मेडिकल लाइन में इमेज लेने में काम आता है। गामा रे का भी वही पेनिट्रेशन पावर और स्ट्रांग है, तो ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है, प्लस कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। इंफ्रारेड का क्या काम है? तो इंफ्रारेड देखो कि कहीं भी हम लोग हेज एंड फॉग मेथड से जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें इंफ्रारेड रे का यूज होता है। कभी-कभी क्या होता है, अंधेरे में हम किसी का फोटो ले सकते हैं, तो नाइट विजन कैमरा हो, रात में देखना हो, कैमरा यूज करना है जो कि रात में भी देख सके, या फोटो लेना है जो रात में भी फोटो ले सके, तो उसमें इंफ्रारेड रे भेजा जाता है। तो किसी भी लिविंग में हम लोग के शरीर से कौन सा रे निकलता है? इंफ्रारेड। ठीक है। माइक्रोवेव कौन प्रोड्यूस करता है? ओवन में देखते हो आप लोग, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव का यूज होता है। इसका प्रोडक्शन कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है? तो क्लाइस्ट्रॉन्स और मैग्नेट्रॉन्स, ये सब याद रखना है। रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? तो रेडियो का प्रोडक्शन होता है बाय एलसी ऑसिलेशन। ऐसा सर्किट इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर हो जिसमें घटना होती है एलसी ऑसिलेशन, उसके द्वारा निकलता है रेडियो वेव। तो ये सब आपको थोड़ा सा फोकस करके जाना है। अब चलो एक और इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे देखो इतना सारा सवाल है, आपको सब बढ़िया से याद कर जाना है, कोई ना कोई तो मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन है, चलने का जो डायरेक्शन है, उसका फॉर्मूला कैसे मिलता है? तो ये तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में दूसरे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और वेव आगे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वेव आगे जाएगा। तो तीनों एक दूसरे के क्या होता है, सब एक दूसरे से क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो पूछा क्या गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चलने का जो डायरेक्शन होगा ट्रांसमिशन का, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो देखो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो उसका प्रोपेगेशन डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स हो सकता है चाहे नेगेटिव एक्स हो सकता है। तो कैसे होगा देख लो, इसमें y के लॉन्ग मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऑसिलेट कर रहा है और x z के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और वेव किया जा रहा है x के लॉन्ग। तो इसका प्रोपेगेशन का क्या डायरेक्शन कैसे मिलेगा, उसके फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है E क्रॉस B। E क्रॉस B जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, E क्रॉस B से। ठीक है, तो इस फॉर्मूला क्या रखना है कि वेलोसिटी यानी कि ट्रांसमिशन का जो डायरेक्शन है वो है पैरेलल टू E क्रॉस B। चलो नेक्स्ट सवाल जो है, तो इसमें आपको थोड़ा सा और ये भी देखना है, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि y की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि z की तरफ है, तो वेलोसिटी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों आपस में होते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर हो। इसमें कौन सा चीज ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक और चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 100% है कि आना ही है, आपको बस रट के जाना है इस फार्मूला को। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसी रीजन में, उसी जगह में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस जगह में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने का क्या फार्मूला है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। यह है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला। अब देखो क्या पूछा गया है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या है। तो सिंपल सा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी मतलब क्या हो गया, एनर्जी का मतलब हो गया जूल, जूल हो गया, और वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो जूल का मतलब क्या होता है, mLT - 2, ये हो गया न्यूटन का, न्यूटन में लेंथ से गुना करें तो ये हो गया जूल का, और बाय यहाँ पर मीटर क्यूब मतलब कि लेंथ का क्यूब। तो देखो क्या हो गया, mL के पावर -1 t के पावर -2, mL के पावर -1 t के पावर -2, सी आंसर। तो इस फॉर्मूला को आप याद करके जाना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट के जाना है, आना ही आना है इसको। तो क्या है क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला को याद करेंगे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इस तरह से एक और फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होता है, जितना एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। उसका फॉर्मूला है v²/2μ0। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी डेंसिटी का ही है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो आपको याद रखना है कि ये टर्म जो है वो किस चीज का है, तो वो है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो एनर्जी किसमें होता है, जूल में, और वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब में। कभी कभी पूछा भी गया है कि दोनों का रेशियो पूछा गया है, देखो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, जितना एनर्जी, आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और आधा एनर्जी किसमें होता है, मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों में एनर्जी इक्वल होता है, इसलिए दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे इतना बाय इतना, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा
1, ये सभी थोड़ा याद करके रखना होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा? सी ऑप्शन। इसमें क्या आया था? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको आपको थोड़ा सा जान लेना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट जाता है डेंसर से रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, लाइट का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसमिशन और डेंसर टू रेयरर, तो एक विशेष एंगल पर, एक पार्टिकुलर एंगल पे लाइट सरफेस को टच करके जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि इस एंगल पे लाइट इस मीडियम से आ रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है और इस एंगल पे आ रहा है, तो लाइट बाउंड्री को टच करके निकल गया, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा सी बराबर क्या होता है? ये मीडियम मान लो कि μ2 है, ये मीडियम कौन सा है? μ1, तो साइन थीटा सी बराबर μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा सी बराबर μ2 बाई μ1, ये है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। देखो एक कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर क्या वैक्यूम है, इसका म्यू कितना होता है? वैक्यूम का 1 होता है, इधर वैक्यूम। अब मान लो कि एक मीडियम से वैक्यूम में लाइट जा रहा है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला? साइन थीटा सी बराबर μ2, तो μ2 कितना है? 1 बाई μ1 और थीटा सी 30 है, यानी कि 1 बाई म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1 बाई 2, यानी कि म्यू का वैल्यू मिल गया मीडियम का 2, म्यू का वैल्यू इसमें कितना आ गया? 2 आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है v बराबर c बाई म्यू। c कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बटा 2, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन। तो इस फॉर्मूला को, इसमें दो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है। एक फॉर्मूला आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v बराबर क्या होगा? c बाई म्यू। ठीक है, और दूसरा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी बराबर ऊपर वाला जो होगा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे वाला जो होगा वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाला हो गया रेयर का और ये वाला डेंसर का। लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वहां पर। ठीक है, हो सकता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को पढ़ लेना।